के इम्कान पर हुकूमत की हिकमत अमली भी सामने आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। बात करेंगे, इंतजार हैदरी ने हमें ज्वाइन किया है। इंतजार, किस किस के इस्तीफे मंजूर किए गए? जी देखें, जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए उनमें पहले नंबर पर मुराद सईद हैं, उसके बाद उमर अयूब खान है, तीसरे नंबर पर असद कैसर जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे वो हैं, चौथे नंबर पर परवेज खटक हैं, पांचवें पर इमरान खटक हैं और छठे पर शहरियार आफरीदी हैं। अली अमीन खान, नूरुल हक कादरी, राजा खुरम शहजाद नवाज, अली नवाज अवान, असद उमर, सदाकत अली खान, गुलाम सरवर खान, शेख रशीद अहमद, शेख राशिद अहमद, मंसूर हयात खान, फवाद अहमद और मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्ती खेल के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा मोहम्मद हामिद अजहर, शफकत महमूद खान, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर, इनके भी इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल, फहीम खान, सैफुर रहमान, मोहम्मद आलमगीर खान, सैयद अली हैदर जैदी और उसके अलावा आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, अताउल्ला और आफ्ताब जहांगीर के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। मोहम्मद असलम खान और मोहम्मद नजीब हारून के इस्तीफे भी मंजूर कर दिए गए हैं। 35 इस्तीफे जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली इंतजार हैदरी, इस बारे में आप अपडेट करें। साथ ही रहेगा, तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी के इम्कान पर हुकूमत की हिकमत अमली सामने आई है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे मंजूर किए हैं। इंतजार हैदरी, इस मामले पर तहरीक इंसाफ का अब तक कोई मौक़िफ़ आया है? जी, अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मामले पर मौक़िफ़ नहीं आया। तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान ने यह कहा था कि वो कौमी असम्बली में जाएंगे ताकि निगरान सेटअप में वो राजा रियाज के साथ मुशावरत न कर सकें और उस मामले में वो अपना किरदार अदा कर सकें। लेकिन हुकूमत ने इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में आने से कबल जो है उनके इस्तीफे मंजूर करके जो है वो उनके रास्ते एक किस्म के बंद किए हैं ताकि जो अगला निगरान सेटअप हो उसमें पीटीआई के साथ मुशावरत ना हो सके। ये मामला है। इसके साथ साथ दूसरा अहम मामला ये है कि चूंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कहा जाएगा, तो ये मामला भी है और इस वजह से भी जो है ये इस्तीफे मंजूर किए गए हैं ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता ना हो कि वो कौमी असम्बली में फिलफौर आए और आकर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई करारदाद पेश करे। इंतजार भी, हाल ही में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह बयान दिया था कि अगर तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस आती है तो उनको वेलकम करेंगे और अगर उन्हें वापस आना है तो अपने इस्तीफे भी वापस लेना होंगे। तो क्या अब हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है? ज़राए का ये बताना है कि बलूचिस्तान के कुछ एमएनएज जो हैं वो वफाकी हुकूमत से नाला हैं कुछ इशूज़ पर। आज सेनेट में भी कुछ सेनेटर्स ने इस मामले पर मामलात को उठाया है। जेयूआई उनकी अपनी इत्तेहादी जमात है, उनके भी सेनेटर्स ने आज कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इसके अलावा जो बीएनपी है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, उसके अख्तर जान मेंगल जो है उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वफाकी हुकूमत से कर रखा है। वो भी कुछ फासले पर हैं। एमक्यूएम को भी बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक दूर नहीं हो सके। तो ये इशूज़ थे जिनकी वजह से वफाकी हुकूमत की तरफ से हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि ये फैसला अचानक किया गया और उसके बाद फिर ये इस्तीफों का मामला जो है उसे आगे जो है वो बढ़ाया गया है। इसके अलावा जीटीवी ने सबसे पहले ये कहा था कि रवां सेशन में ही सदर मुमलिकत की तरफ से ये कहा जा सकता है वजीर आजम को कि वो एतमाद का वोट ले और इस हवाले से हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो है तहरीक इंसाफ की इस मूव को रोकने के लिए ये इस्तीफे जो हैं मंजूर किए गए हैं और ये अचानक ये तमाम फैसला जो है वो किया गया है। जी इंतजार, एक बार फिर से बताइएगा, कौन कौन से अहम रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के जिनका नाम इस 35 अरकान की लिस्ट में शामिल है? जी देखिए, इसमें शाह महमूद कुरैशी जो वजीर खारजा थे उनका इस्तीफा मंजूर किया गया है। शफकत महमूद जो कि वफाकी वजीर थे उनका इस्तीफा मंजूर किया गया है। साबिक वजीर दाखिला थे शेख रशीद अहमद, उनका इस्तीफा मंजूर किया गया है। मलिक आमिर डोगर जो कि चीफ वेब थे कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका इस्तीफा मंजूर किया गया है। हमाद अजहर का इस्तीफा जो है वो मंजूर किया गया है। जरताज गुल वफाकी वजीर थी, उनका इस्तीफा मंजूर किया गया है। फहीम खान, सैफुर रहमान, आलमगीर और अली जैदी जो कि कराची से ताल्लुक रखते हैं, उनके इस्तीफे
استعفے بھی جو ہے وہ منظور کیے گئے ہیں. آفتاب حسین صدیقی, آفتاب جہانگیر اور محمد اسلم خان کے استعفے منظور کیے گئے ہیں. جو سابق وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری تھے, ان کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہے. سابق وزیر اور امور کشمیر کی کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی کا استعفیٰ جو ہے منظور کیا گیا. عالیہ حمزہ اور کمل شوذب جو کہ خواتین رکن تھیں, ان کے استعفے بھی جو ہے وہ منظور کیے گئے. تو اس طرح سے یہ 35 استعفے جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں. اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ڈی نوٹیفیکیشن بھی انہیں کیا جا رہا ہے, اور ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے انہیں کر دیا گیا ہے, ذرائع یہ بتا رہے ہیں. اور اب پاکستان تحریک انصاف کے یہ 35 ارکان جو ہیں وہ رکن قومی اسمبلی نہیں رہے. جی انتظار حیدری ساتھ ہی رہے گا. اینکر پرسن انیقہ نثار نے ہمیں جوائن کیا. انیقہ, اب ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے اور اب حکومت نہیں چاہ رہی کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں واپس آئے. دیکھیے, بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے, اس لیے کیونکہ جتنے یہ 35 اراکین کے نام میرے سامنے موجود ہیں, مراد سعید, عمر ایوب, اسد کیسر, پرویز خٹک, عمران خٹک, شہریار آفریدی, علی امین گنڈا پر, نور الحق قادری, اسد عمر, شاہ محمود قریشی, جتنے نام ہیں یہ سارے وہ, شفقت محمود, عامر ڈوگر, کون سا ایسا نام ہے جو کہ مین لیڈرشپ میں نہ ہو, علی حیدر زیدی, دیز آر آل پیپل, قاسم خان سوری, یہ تو وہ لوگ ہیں, غلام سرور خان, مطلب میں جس کا نام پڑھ رہی ہوں وہ نام ایک نیا جو ہے وہ کہانی بتاتا ہے کہ یہ سارے وہ لیڈران ہیں کہ جن کے بغیر اگر اسمبلی میں جایا جائے تو فائدہ کوئی نہیں, اور جن کے ساتھ اگر اسمبلی میں جایا جائے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا کچھ تگڑا یا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اس ٹائم پر میرے سامنے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کہتا ہے کہ جی, consequent upon the acceptance of the resignation by the honorable speaker National Assembly of Pakistan and in pursuance of the notification so and so dated 17 and 23 of National Assembly, یعنی وہ جماعتیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہی تھی کہ آئیے میدان میں آئیے, واپس نیشنل اسمبلی میں آئیے اور نیشنل اسمبلی آ کر ہی آپ سے بات ہوگی, اس سے پہلے آپ سے بات نہیں ہوگی. ابھی انہوں نے بڑا کلیئر میسج دے دیا کہ آپ نیشنل اسمبلی میں نہ آئی ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ بات ہم نے آپ سے پھر بھی نہیں کرنی ہے. تو اب یہ سیاسی داؤ پیچ جو ہیں, یہ جو چالیں کھیلی جا رہی ہیں, اس سے بڑا واضح طور پر سامنے آ گیا ہے کہ یہ معاملہ اسمبلی میں بھی سیٹل نہیں ہوگا. اب چاہے اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف آئے نہ آئے, جائے یا جو مرضی کرے, اس ٹائم پر ہم لوگوں کو بڑے واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ معاملہ اس پوائنٹ پر پہنچ گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ سیٹل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اسمبلی سے باہر یا اسمبلی کے اندر. اب چند ہی طریقے رہ گئے, یا تو پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ مان کے ارلی انتخابات کر لیے جائیں, یا پھر پاکستان تحریک انصاف حکومت کے جو بات مان لے اور ٹائملی الیکشن کی طرف چلی جائے. یہ دونوں بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, تو الٹیمیٹلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے علاوہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا. دوسری سمت ہم لوگوں کو بڑے واضح طور پر اس حکومت کے اکنامک چیلنجز بھی نظر آ رہے ہیں. ایک عام آدمی کے اکنامک گول, جس کو آٹے کے تھیلے کے لیے ایک لمبی قطار میں لگنا پڑتا ہے, وہ والی ساری کی ساری, اور سیلاب زدگان جو کہ ابھی کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں, وہ سارے کے سارے معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ سیاست جو ہے برتری حاصل کر لیتی ہے. اس ٹائم پر الیکشن کمیشن پاکستان کا فوری طور پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا, اور اس سے پہلے اسپیکر صاحب کا ایکسیپٹنس آف دا ریزگنیشن آف دیز 35 ممبران, اس سے بڑا واضح ظاہر ہو رہا ہے کہ جنگ تو تبلے جنگ تو ادھر بھی بچ چکا ہے, اور اتنے آسانی سے خان صاحب کو وہ اچیو نہیں کرنے دیا جائے گا جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, بالخصوص کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے. انیکا, جیسے آپ درست کہہ رہی ہیں کہ کوئی سسٹینیبل فیصلہ یا سسٹینیبل گول نہیں تھے, چاہے وہ سابق حکومت ہو تحریک انصاف کی یا موجودہ حکومت ہو, آنے والے وقتوں کے لیے کوئی سسٹینیبل پلاننگ نہیں کی گئی تھی. لیکن یہ جو فیصلہ اب اسپیکر قومی اسمبلی نے کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا بار بار ان کا موقف رہا ہے کہ تمام جو اراکین ہیں وہ ذاتی حیثیت میں سامنے پیش ہوں اور اب سے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ پیش کریں گے تو منظور کیا جائے گا. اب یہ سیاسی فیصلہ آپ کو لگ رہا ہے, کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جسے آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھی حل نہیں ہوگا, اور اگر عدالت بھی تحریک انصاف جاتی ہے تو وہاں پر بھی بار بار تحریک انصاف کا موقف رہا ہے, جب عدالت انہیں کہتی تھی کہ آپ قومی اسمبلی میں واپس آئیں, وہاں پر بھی وہ کہتے تھے کہ ہماری استعفے منظور کیے جائیں. نہیں, پیورلی پولیٹیکل فیصلہ ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اسپیشلی یہ فیصلہ تب ہونا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں, جب یہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, جب عدالت نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم نیب ترمیم کا معاملہ واپس اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جا رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ خبریں پڑھ لی ہیں, خبریں سن لی ہیں اخباروں کے اندر اور خبروں کے اندر. اور اس ٹائم پر وداؤٹ پرسنل پریزنس اسپیکر صاحب کا یہ استعفے ایکسیپٹ کرنا, یہ کلیئرلی اسی بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ ایک سیاسی چال ہے.
इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली तो स्पीकर साहब को सारों के इस्तीफे पर्सनली ही एक्सेप्ट करना थे, लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि हमारे इज्तिमाई इस्तीफे कबूल करें, जो कि सही नहीं था, जो कि तरीकाकार, जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के खिलाफ था, इसीलिए नहीं किए गए उनके इस्तीफे, कबूल नहीं किए गए। और अब क्या ऐसी चीज चेंज हो गई, क्या रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर तब्दीली कर दी गई, या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत की बुनियाद के ऊपर रूल ऑफ प्रोसीजर को भी पीछे छोड़ दिया गया। तो अल्टीमेटली बात आती है कि अब ये सब रूल्स, कवानीन, इन सब को अपने सियासी मकासद के लिए हर तरफ से इस्तेमाल होते हुए आप देखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अनिका, 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर होने तो ज़ाहिर है इंतखाबात भी होंगे इन 35 सीटों पर, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शंस होंगे, पंजाब में भी होंगे, तो क्या कौमी खजाना ये इतना बोझ बर्दाश्त कर सकता है? देखिए, ये वाली बात मैंने आज अपने प्रोग्राम में हनीफ अब्बासी साहब से पूछी है, और हनीफ अब्बासी साहब ने जो जवाब दिया आप आपसे कुछ देर बाद मेरे प्रोग्राम में भी देखेंगे कि जी क्या कौमी खजाना ये चीज टॉलरेट कर सकता है कि हम लोगों को एट ऑल कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट इतने सारे मुख्तलिफ इंतखाबात हो। अब जो हुकूमत सोचती है वो थोड़ी देर में आप मेरे प्रोग्राम में देख भी लेंगे, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि ये बहुत एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि अब ऑब्वियसली इसके बाद भी इंतखाबात होने ही होने हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, और इसके अलावा KPK और पंजाब असेंबली के अंदर भी होने ही होने हैं 3 महीने के केयर टेकर सेटअप के बाद। अभी तो केयर टेकर सेटअप के ऊपर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ये नया मसला खड़ा हो गया। अगर आपने आधी नेशनल असेंबली के अंदर वैसे इंतखाबात कराने हैं, KPK असेंबली में कराने हैं, आपने पंजाब असेंबली में कराने, तो प्रैक्टिकली आधे पाकिस्तान में तो वैसे ही इंतखाबात हो रहे हैं। अब इसके बाद हुकूमत का क्या प्लान है, या हुकूमत टाइमली या टाइम से पहले इंतखाबात कराना चाह रही है, उसके अलावा कोई प्लान है, ये भी मेरे प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद हनीफ अब्बासी साहब ने कुछ रेवलेशंस किए हैं, यू विल बी एबल टू वॉच दैट। हनीका, अगली हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की क्या हो सकती है? ज़ाहिर है ये बड़ी डेवलपमेंट है अगर सियासी सूरत हाल पर नजर डाली जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि खान साहब भी सियासतदान बन चुके हैं। पहले ये कहा जाता था कि खान साहब को सियासत नहीं आती, सियासत के दाव पेच वो नहीं समझ सकते, उनको नहीं, वो पॉलिटिकल माइंड ही नहीं है इनका। लेकिन अब खान साहब भी पूरे सियासतदान बन चुके हैं। वो भी बहुत सारे कार्ड जो हैं वो सीने से लगाए बैठे होते हैं, और वो उसी टाइम पर वो पत्ता फेंकते हैं जिस टाइम पर उसकी जरूरत होती है। तो श्योरली अब सर जोड़ के सारे वहां भी बैठे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और उसका कोई ना कोई तरीका या कोई ना कोई सरप्राइज उनकी तरफ से भी आएगा। ये मैं आपको कह रही हूँ, ये मामला दाए डाउन इतने आसानी से नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस एक टग ऑफ वॉर चलती चली जाएगी अनटिल और अनलेस ऑब्वियसली इंतखाबात हो ना जाए। तो आप ज़िमनी इंतखाबात होते हुए देख रही हैं इन 35 सीट्स पर? अल्टीमेटली तो करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सीटें खाली हैं तो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम जो कि दिया गया उसके अंदर आपको इनके इंतखाबात करने ही करने हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब ये डीनोटिफाई किए इन पे सराकीन को, तो उसके बाद तो फिर यही अनटिल अनलेस ऑब्वियसली इसको अदालत के अंदर चैलेंज ना कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये पॉलिटिकल मैलाफाइडे है, और इस इशू को देखे कि हम लोगों ने तो अनाउंस कर दिया था कि हम वापस आ रहे हैं, ना हमारी जाती तौर पर किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन के लिए हाजिरी की कॉल दी गई, और ना हमने हाजिरी दी, और लेकिन अनिका, किस बुनियाद पर यह चैलेंज किया जा सकता है अदालत में? क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में पहले भी जब समातें होती थी तो चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए जाते थे कि आप ये तमाम मामला जो हैं ये कौमी असम्बली में जाकर आप पेशी तो दें, वहाँ पर जाकर आप पेश हो, वहाँ पर ये मामला उठाएंगे। कौमी असम्बली एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मामला हल हो सकते हैं, तो उस वक्त तो तहरीक इंसाफ ने फैसला नहीं किया। कौमी असम्बली में इन 35 अरकान का जाने का रास्ता रोक दिया गया है, तो यकीनन इस चीज को बुनियाद बना के कि हम तो कौमी असेंबली में जाना चाह रहे थे, आप ही फरमाते थे कि कौमी असेंबली में जाके मामला को सॉल्व करें। अब जब हम कौमी असेंबली में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा रास्ता रोक दिया गया है। तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कानूनी तरीकाकार तो है। आपको पता है अब लॉफेयर इज यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल दीज डेज। आप जिस भी जमात को देख लें वो सारे के सारे मामला अदालत के अंदर ले जाती है, लेकिन जिस अदालत ने ये कहा था कि आप पार्लियामेंट में जाकर सॉल्व करें मामला, वही अदालत ये भी तो देख रही होगी कि पार्लियामेंट में ही जाने की बात हो रही थी और वो रास्ता इस टाइम पर बंद हो गया 35 अरकान का। सो ऑब्वियसली एक गेम है, लॉफेयर की तरफ तो जाएगा मामला, मुझे तो पर्सनली नहीं लगता। सही है। अनिका निसार, बहुत शुक्रिया, आप इस तमाम तर मामले पर गुफ्तगू करी थी। इससे पहले हमारे नुमाइंदे इंतजार हैदरी ने भी अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।